नमस्कार सभी को। दोस्तों, तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा इस समय बहुत ज़्यादा चर्चे में है। दिल्ली से लेकर देवबंद तक उनकी मुलाकातें और विवाद ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर इस दौरे का असली मतलब क्या है, भारत अफगानिस्तान के रिश्तों पर इसका क्या असर होने वाला है और आखिर महिला पत्रकारों को ना बुलाने वाला विवाद है क्या। सब कुछ हम आसान भाषा में समझेंगे। और हम सबसे पहले बात करते हैं तथ्यों की। तो हुआ यह है कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आए हैं और भारत की धरती पे जिस तरीके से उनका वेलकम हुआ है, एक लंबे अरसे में किसी नेता का इतना भव्य वेलकम नहीं हुआ है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के देवबंद तक उनकी उपस्थिति पर नजर रखने वाले हर रिपोर्टर, हर विश्लेषक के मन में बस यही सवाल है कि क्या भारत अब तालिबान के साथ खुलकर संबंध साध रहा है या ये सिर्फ एक राजनीतिक बैलेंसिंग एक्ट है। सबसे पहले हम तथ्यों पे आते हैं। देखो, मुत्ताकी साहब भारत आए हैं एक हफ्ते के दौरे पर। दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की है विदेश मंत्री एस जयशंकर से और कई वरिष्ठ अधिकारियों से। सोर्सेस के मुताबिक चर्चा का मुद्दा जो है उसमें तीन मेजर चीज़ें शामिल हैं कि अफगानिस्तान में किस तरीके से मानवीय सहायता दी जाए, दूसरा भारत की जो पुरानी निवेश परियोजनाएं हैं जैसे कि सलमा डैम और अफगानिस्तान का संसद भवन, उस काम को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, और सबसे अहम, सुरक्षा व आतंक विरोधी सहयोग कैसे दोनों देशों के बीच में बढ़ाया जाए। और जयशंकर साहब ने तो मीटिंग के बाद साफ साफ कहा है कि भारत जो है वो कमिटेड है अफगानिस्तान के लोगों के वेलफेयर के प्रति। यानी साफ संकेत दिया गया है कि भारत सरकार तालिबान शासन को भले ही औपचारिक मान्यता ना दे, पर हम व्यवहारिक संवाद से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने इस विजिट को हेडलाइन में ला दिया। देखो, मुत्ताकी साहब दिल्ली से निकलकर पहुंचे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में। वही देवबंद जहां स्थित है प्रसिद्ध दारुल उलूम देवबंद, 1866 में स्थापित वह इस्लामिक सेमिनरी जिसने दक्षिण एशिया की धार्मिक शिक्षा और सोच पर अपना गहरा असर छोड़ा है। और जब मुत्ताकी साहब वहां पहुंचते हैं तो भारी भीड़ उनके स्वागत में आती है, फूलों की वर्षा होती है, लोग उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए इकट्ठा होते हैं। और मुत्ताकी ने वहां पे कहा कि देवबंद इस्लामिक दुनिया का एक अहम केंद्र है। अफगानिस्तान और देवबंद का रिश्ता आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों है। अब ये लाइन केवल शिष्टाचार के लिए नहीं कही गई, दरअसल इस लाइन में सच्चाई भी है काफ़ी हद तक, क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान आंदोलन है उसकी वैचारिक जड़ें देवबंदी विचारधारा से ही जुड़ी हुई हैं। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देवबंदी इस्लामिक मूवमेंट है क्या। देखो, इस्लाम की दो प्रमुख शाखाएं हैं, सुन्नी और शिया। और सुन्नी इस्लाम के अंदर चार प्रमुख स्कूल ऑफ थॉट हैं, हनफी, मलकी, साफई और हम्बली। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अधिकांश मुस्लिम हनफी विचारधारा का पालन करते हैं। और देवबंदी आंदोलन इसी हनफी परंपरा से निकलने वाला एक सुधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1866 में हुई थी। मकसद इसका था इस्लाम शिक्षा को ब्रिटिश दौर में बचाए रखना और धार्मिक शुद्धता पर लौटना। समय के साथ यह विचारधारा बहुत ज़्यादा फैल गई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से लेकर दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन तक। और इसीलिए जब हम आज के तालिबान पर नज़र डालते हैं तो इनके कई शीर्ष नेता दारुल उलूम हकानिया, जो आज के समय में पाकिस्तान में है, वहाँ के छात्र मिलते हैं। और ये वही सेमिनरी है जिसे कभी मौलाना अब्दुल हक देवबंदी ने स्थापित किया था और विभाजन से पहले वहाँ पे पढ़ाया भी करते थे। इसीलिए मुत्ताकी जब कहते हैं कि देवबंद और तालिबान कनेक्टेड हैं, तो ये एक तरीके से ऐतिहासिक फैक्ट है। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत ने तालिबान को धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में शामिल करने की शुरुआत कर दी है। तो देखिए, अगर हम 2021 से देखें, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा था, तब भारत के सामने दो चुनौती थी। पहली, अफगानिस्तान जनता के साथ अपने निवेश और मानवीय रिश्ते को बनाए रखना। दूसरी, आतंकी खतरे से भारत की सुरक्षा को दूर रखना। भारत ने तब काबुल में अपनी तकनीकी टीम फिर से भेजी थी, मानवीय सहायता जारी रखा था। और अब ये जो मुत्ताकी साहब की यात्रा है वो उसी इंगेजमेंट पॉलिसी का विस्तार है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत इस बात को मान चुका है कि अफगानिस्तान की सत्ता में अब तालिबान वास्तविकता है और बातचीत किए बिना वहां की हालत को समझना असंभव है। हालांकि तालिबान सरकार को अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं प्राप्त हुई है और संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के ज्यादातर देशों ने कंडीशनल एंगेजमेंट का रास्ता अपनाया है अफगानिस्तान के साथ। मानवाधिकार हनन, खासकर महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर प्रतिबंध आज भी चिंता का विषय है। लेकिन अफगानिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच में जिस तरीके से वो एक पुल की तरह है, वो दुनिया भर के तमाम देशों के लिए अफगानिस्तान को इम्पोर्टेंट बना देता है। और उसी सिलसिले में भारत भी खड़ा है और भारत ने ऑलरेडी यहाँ पे $3 बिलियन से ज़्यादा का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, उसमें निवेश किया है। सड़कें, अस्पताल, स्कूल और सलमा डैम जैसे निर्माण भारत के ही द्वारा कराए जा रहे हैं। और तालिबान की वापसी के बाद ये प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक अटक चुके थे, लेकिन अब भारत चाहेगा कि कम से कम स्थिरता और संपर्क को बनाए रखें ताकि भविष्य में उन्हें फिर से रिवाइव किया जा सके। हालांकि मुत्ताकी के इस दौरे ने एक और बात के लिए भी सुर्खियां बटोरी हैं। दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें महिला पत्रकारों को नहीं शामिल किया गया। अब कई मीडिया हाउसेस और पत्रकार संगठनों ने इसकी आलोचना की। भारत में प्रेस फ्रीडम नेटवर्क और एडिटर्स गिल्ड ने सवाल उठाया कि क्या भारत की धरती पर भी अब तालिबान अपने जेंडर रिस्ट्रिक्शंस को लागू करेगा।
हालांकि एमईए के सूत्रों के अनुसार ये तालिबान डेलीगेशन का इंटरनल रूल है, लेकिन आलोचकों का तर्क ये है कि भारत को ऐसे किसी भी जेंडर एक्सक्लूजन को इंडोर्स नहीं करना चाहिए, खासकर भारत की धरती पे। और कहीं ना कहीं ये विरोध यह भी याद दिलाता है कि तालिबान शासन का जो मानवाधिकार रिकॉर्ड है, भारत उसको नजरअंदाज करके नहीं चल सकता है। हालांकि इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर भी तीखा बयान भारत की धरती से अफगानिस्तान ने दिया है। मुत्ताकी ने दिल्ली में रहते हुए पाकिस्तान पर तंज कसा कि इस्लामाबाद शुड स्टॉप प्लेइंग गेम्स अक्रॉस द बॉर्डर, हिस्ट्री रिमाइंड्स व्हाट हैपेंड विद द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स। यानी अफगानिस्तान का विदेश मंत्री भारत की धरती से पाकिस्तान को चेतावनी देता है। यह अपने आप में एक बड़ा सिंबॉलिक मोमेंट भी है, क्योंकि ये बयान उस तनाव का संकेत है जो पिछले कुछ महीनों से काबुल और इस्लामाबाद के बीच में बढ़ रहा है। पाकिस्तान द्वारा अफगान सीमाओं पर हमले और आतंकी ठिकानों को लेकर तीखे बयानों के बाद यह पहली बार था जब तालिबानी नेतृत्व ने उसे सार्वजनिक रूप से ललकारा है। और भारत के लिए यह एक तरीके से कूटनीतिक अवसर भी बना, क्योंकि एक समय जिस अफगानिस्तान में भारत का कोई औपचारिक प्रेजेंस ही नहीं था, वहां अब तालिबान खुद भारत को अपना एक विश्वसनीय पड़ोसी करार दे रहा है। हालांकि इसके साथ साथ भारत के लिए एक चुनौती भी है कि एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ हमारी साझेदारी है जो तालिबान के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर अपना कठोर रुख रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान की अफगानिस्तान में बढ़ती हुई मौजूदगी भी है। और तीसरी ओर मध्य एशियाई देशों व ईरान जैसे पड़ोसी हैं जिनसे अफगान व्यापारिक संपर्क जोड़ने की संभावना रखता है। और ऐसी स्थिति में मुत्ताकी की यात्रा भारत के लिए जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग का साधन बनी है। इंडिया ने ये संदेश दिया है कि हम ना तो तालिबान के दुश्मन हैं, ना उसके वकील हैं, बल्कि अफगान जनता के हित में एक स्थिर और प्रैग्मेटिक नेबर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब भविष्य में ये रिश्ता कैसा बनेगा, ये काफ़ी हद तक तालिबान के कदमों पर निर्भर करेगा। क्या वो महिलाओं की शिक्षा पर लगी पाबंदियों को हटाएंगे? क्या वो भारत की परियोजनाओं की सुरक्षा और उसको वापस से शुरू करने में मदद करेंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वो आतंकवादी संगठनों को अपने इलाके से, अपने देश से काम करने से रोकेंगे? इन सवालों के उत्तर आने वाले महीनों में तय होंगे और उसी से तय होगा भारत और अफगानिस्तान का आने वाले समय में रिश्ता कैसा होगा। और अगर हम थोड़ा सा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुत्ताकी की यह भारत यात्रा केवल कूटनैतिक यात्रा भारत के लिए नहीं है, एक्चुअली एक नैरेटिव शिफ्ट का भी संकेत है। जहां पहले पूरी दुनिया तालिबान से दूरी बनाए हुए थी, अब धीरे धीरे इंगेजमेंट विदाउट इंडोर्समेंट की नीति अपनाई जा रही है। भारत ने यहाँ पे एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की संभावना जिंदा की है, जहाँ पे अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में, क्षेत्रीय स्थिरता में और इस्लामिक विश्व के भीतर संवाद सेतु के रूप में भारत खड़ा हो सकता है। दोस्तों, इस दौरे के अंत में आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस इज ब्राइट। अब ये वाक्य सुनने में तो बहुत आशावादी लगता है, लेकिन इसके पीछे कई परतें हैं, क्योंकि भविष्य तभी उज्जवल होगा जब अफगानिस्तान वहाँ का शासन मानवाधिकारों, शिक्षा और समानता के मूल्यों को स्वीकार करे। और भारत के लिए भी परीक्षा होने वाली है कि कैसे वह मानवीय मूल्य और रणनीतिक हित दोनों के बीच में संतुलन बनाएगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह नया संवाद तालिबान को परिवर्तन की दिशा में ले जा पाएगा, या तालिबान से रिश्ते बढ़ाना भारत के हित में नहीं है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।